Hello friends, today we are learn about chapter called How do Organisms Reproduce from 10th Standard Science with reference to NCERT. So let's start with introduction of this chapter. इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो सिमिलर होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल मतलब हर एक चीज़ सिमिलर नहीं होगा, कुछ बहुत चीज़ ऐसी होगी जो सिमिलर नहीं होगी और बहुत चीज़ ऐसी होगी जो सिमिलर होगी। जैसे फिज़िकली अपीयरेंस जो होगा वो ज़्यादातर सिमिलर होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। ओके, टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, अर्थ पे लाइफ होना, अगर अर्थ पे लाइफ कॉन्टिन्यूस रखना है तो ये प्रोसेस जो होता है वो ज़रूरी होता है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। देखिए, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट, ओके, ये क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन डीएनए, डीएनए कंटेन होता है और ये डीएनए आपको पता है इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखिए, विच इज़ द हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल मतलब कि जो भी पूर्वजों से मिलते जुलते गुण होंगे वो 100 साल बाद होने वाले जो नए 100 साल बाद जो नया ऑर्गेनिज्म होगा उसमें भी वो गुण आ जाते हैं और ये हमेशा ये गुण जो होंगे वो डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ओके, डीएनए में बहुत कुछ होता है, जैसे कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, रूप रंग हो गया, आवाज़ हो गया, ठीक है, आँखों से हम कब दिखना बंद होगा, ये सब क्या होता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। डीएनए जो होता है रेप्लिकेट एंड फॉर्म अ न्यू सेल, ठीक है। डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और फॉर्म करता है न्यू सेल को, जिससे कि क्या होता है कि वेरिएशन आता है, क्योंकि रेप्लिकेट्स क्या करेगा लेकिन धीरे धीरे वो रेप्लिकेशन एकदम आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है। दिस न्यू सेल विल ऑल्सो सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। रेप्लिकेशन होता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे सेल्स एक ही अरेंजमेंट में हो, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स के अरेंजमेंट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा डिफरेंट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं ओरिजिनल सेल, ठीक है। और ये वेरिएशन होना ज़रूरी क्यों है? देखिए, वेरिएशन आर द यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर द टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर द एवोल्यूशन। देखिए, सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई इंडियन है, अगर वो इंडियन अपने कंट्री में रहता है तो वहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन उसी इंडियन को अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भेज दिया जाए या अमेरिका के किसी ऐसी जगह पे भेज दिया जाए जहाँ पे वो अमेरिकन्स तो रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे
एक इंडियन के लिए रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो मौसम है ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म मौसम होता है, ठीक है। एकदम नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हर एक तरीके का मौसम देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पे तो पूरे साल एक ही तरीके का मौसम होता है, तो उसको वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो ह्यूमन जो होते हैं वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरीके के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो सिंगल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यही चीज़ पॉसिबल होता है सिंगल ऑर्गेनिजम्स के केस में, ठीक है। देखिए पहला जो मोड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो जो देखिए पहला जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें मेनली पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, कोई एनिमल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए एक सिंगल इंडिविजुअल क्या करता है, गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, और यहाँ पे गैमेट्स जो होते हैं वो फॉर्म नहीं होते। गैमेट्स जो होते हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ जर्मिनेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब दो इंडिविजुअल्स ही नहीं होंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दो डिफरेंट सेल्स के वजह से हो पाएगा, और वो दो डिफरेंट सेल्स नहीं पॉसिबल हो पाएंगे क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल क्रिएट होगा, ओके। रीज़न क्लियर होना चाहिए। देखिए न्यू इंडिविजुअल्स इज़ आइडेंटिकल टू पेरेंट, आइडेंटिकल, तो ऐसा पॉसिबल होता है कई बार कि आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता, लेकिन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इससे बहुत ज़्यादा स्पीड से क्लोन्स बन सकते हैं, ठीक है, जो कि आइडेंटिकल होंगे। एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे। एडॉप्टेड बाय अ लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स मतलब जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो बहुत तरीके से इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देखिए पहला जो तरीका है वो फ्यूज़न है। फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न जो होता है इसमें चीज़ें टूटती है, एक फ्यूज़न भी होता है, उसमें चीज़ें जुड़ जाती है। देखिए क्या होता है, पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है इनटू डॉटर सेल में, देखिए यहाँ पे दो तरीके के फ्यूज़न होते हैं, बाइनरी फ्यूज़न और मल्टीपल फ्यूज़न। कुछ नहीं है इसमें, दो सेल्स आर फॉर्म्ड, टू सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल है इसका ओमीबा। देखिए
यहाँ पर नीचे दिया हुआ है हमने एग्जांपल, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी समझेंगे। ओमीमा की एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बाइनरी फिजन इन ओमीमा। तो देखिए यहाँ पे पहला पेरेंट सेल जो होता है ना, वो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। अब धीरे धीरे जो होता है उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो बाहर की जो द्रव्य होती है ना, ये जो थोड़ा सा ब्लू कलर का जो है साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होने स्टार्ट होने जाता है। अब धीरे धीरे ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन अमीबा में ऐसे होता है। अब मल्टीपल फिजन जो होता है ना, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना मल्टीपल फिजन होता है, और इसमें प्लाज्मोडियम जो होता है ना, वो इसका एग्जांपल है। देखिए क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये बहुत सारे न्यूक्लियस में टूटता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बाहर का सीड्स होता है ना, सीड्स, प्रोटेक्टिव वॉल्स, ये प्रोटेक्टिव वॉल भी टूटने लग जाता है, ठीक है। मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। अब देखिए क्या होता है, जब ये प्रोटेक्टिव वॉल टूट जाता है ना, तो ये जितने भी सेल्स, जितने भी डॉटर सेल है ना, सारे रिलीज़ हो जाते हैं, और सारे अलग अलग, हर एक सिंगल सेल एक नया प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट होता है, ठीक है, जो मलेरिया नाम का एक फीवर होता है वो प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से, उस पैरासाइट की वजह से हमें मलेरिया नाम का फीवर हो जाता है, ठीक है। इसी पैरासाइट की वजह से होता है हमें। अब देखिए जो दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स, क्योंकि फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में टूट जाना, हिस्से हो जाना उसके, ठीक है। ब्रेक अप इनटू द स्मॉलर पीसेस अपॉन द मैचुरेशन, ईच पीस डेवलप इन न्यू इंडिविजुअल्स। अब स्पायरोगैरा नाम आपने सुना ही होगा, 9th क्लास में एक चैप्टर में है ये, ठीक है। प्लांटिया नाम का एक क्लासिफिकेशन है, उसमें ये डिस्कस किया होगा। देखिए क्या होता है कि एक जो फुली मैच्योर्ड स्पायरोगैरा होता है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन होता है उसका, ठीक है। जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो वो 2 हिस्सों में चला जाता है, और फिर हर एक हिस्सा फिर बाद में फुली मैच्योर होकर वो दोबारा फिर 2 हिस्सों में टूटता है। ऐसे ही टूटते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो फुली मैच्योर्ड होते हैं तब जाके ये 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट मतलब यानी एक बराबर हिस्से में टूटना, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से किसी चीज़ को उत्पन्न कर देना, है ना। तो देखिए होता कैसा है, रीजनरेशन की एबिलिटी जो होती है काफ़ी कूल है, मेरे को लगती है, जो कहा जाता है कि इंसानों में भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी तो ये प्लांट्स में है बेसिकली। If the organism is somehow cut or broken into many pieces, each piece grows into the complete organism। जैसे कि प्लाज्मा हो गया,
ये प्लेन एरिया है, गलती से कुछ और लिख दिया मैंने। और हाइड्रा, ये प्लेन एरिया है, इसको आप कितने भी हिस्से में काट दो, इसका हर एक हिस्सा ना एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रा में भी कुछ ऐसे होता है, इसके कितने भी हिस्से कर दो, हर एक हिस्सा एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जिसको अगर हम काटेंगे तो वो एक नए हिस्से में ना बदले। वैसे ऐसा एक्सपेरिमेंटली इसमें देखा नहीं गया, लेकिन क्या पता हो ऐसा। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं ना उनके बॉडी के जिसमें रीजनरेटिंग के पावर कम होती है थोड़ी सी। अब देखिए बर्डिंग जो होता है ये भी एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखिए बर्डिंग क्या होता है, एक बर्ड फॉर्म होता है जो कि एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। इट अटैचेस फ्रॉम बॉडी अपॉन मैचुरेशन एंड डेवलप्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल। और एग्ज़ाम्पल के लिए हाइड्रा जो है इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। देखिए क्या होता है इसमें, ये एक हाइड्रा है हमारा, यहाँ पे बर्ड थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है, बर्ड थोड़ा सा प्रोड्यूस हो रहा है। धीरे धीरे ये बर्ड जो होता है ये ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है ये भी। ओके, अब देखिए पांचवी टाइप, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो काफ़ी यूनिक है। ठीक है, देखिए बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं और न्यू प्लांट जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिससे हम एक यानी प्लांट्स के कुछ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसके हेल्प से हम नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि रूट्स होते हैं, रूट्स से जैसे डेलियस एंड स्वीट पोटैटो, ये दो एग्जांपल हो गए। इनके रूट्स से हम उगा सकते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो जो होता है वो हम रूट से उगाया जाता है। ठीक है, बाय स्टेम, जैसे कि पोटैटो, गिंगर, ठीक है, अदरक जो होता है ना ये भी स्टेम से ही उगाया जाता है। बाय लीव्स यानी पत्तियों से, ब्रेयोफाइलम ये एक एग्जांपल है। ठीक है, लीफ के जो नोचेस होते हैं वो बर्ड्स को बियर करते हैं। ठीक है, बर्ड्स मतलब उसके साइड में जो कोने कोने में ना वो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स लगे होते हैं। बर्ड्स मतलब यानी छोटे छोटे, यानी जैसे हाइड्रा में होता है ना वैसे, जैसे यहाँ पे हाइड्रा में है ना, ऐसे छोटे छोटे बर्ड होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कोने कोने में लगे होते हैं एकदम बाउंड्री पे लीव्स के। और वो जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं न्यू प्लांट्स में। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड भी है इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें ग्राफ्टिंग होता है पहला। ठीक है, ग्राफ्टिंग में जैसे मैंगो का एग्जांपल है। क्या किया जाता है कि पहले एक जो ग्रो प्लांट होता है जो पहले से ग्रो कर चुका है उसके ऊपर जो न्यू अभी हुआ है, न्यू प्लांट है, उसको हम कहीं और से काट के उस पर लगा देते हैं तो वो इजीली ग्रो कर पा जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसको समय देना होता है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है ये प्रोसेस। कटिंग रोज़, जैसे रोज़ को अगर हम काट के कहीं गमले में अगर सेटल कर दे तो वो भी एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा।
लेयरिंग जैसे यहाँ पे दिया हुआ लेयरिंग कैसा होता है, जैसे कि ये इसका तना है। ये तना जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट से जुड़ा होता है, ठीक है। ये इस तरह के कुछ न्यू प्लांट्स इससे जुड़े होते हैं, इस तरह से लेयरिंग होती है। और जैस्मिन के प्लांट में ऐसा दिखाया जाता है, जैस्मिन के फूल जो होते हैं ना, और उस फूल का जो प्लांट होता है उसमें देखा जाता है ऐसा, इसमें इस तरह से लेयरिंग की जाती है। अब चलते हैं टिश्यू कल्चर की तरफ। टिश्यू कल्चर क्या होता है, ठीक है। ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड के अंदर ही आता है कि आर्टिफिशियली हम किस तरह प्लांट्स को उगा सकते हैं, प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, न्यू प्लांट्स जो होते हैं ग्रो किए जाते हैं किस तरह, बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। दिस ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन अ कल्चर मीडियम leads to the formation of the cellus. Cellus is the transformed into the hormone. cellus जो होता है वो फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है हार्मोन मीडियम में, which cause the growth and differentiation यानी सेल्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया, और ग्रोथ प्लांट का, टिश्यू का ग्रोथ, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं इसी तरह ही ग्रो किए जाते हैं। ऑर्चिड ये भी एक प्लांट ही है। देखिए किस तरह होता है, यहाँ पे जो लीफ होते हैं इसके छोटे से पीस को आइसोलेटेड सेल इसमें रखा जाता है, फिर थोड़े समय बाद ये ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका हर एक इंडिविजुअल पीस जो होगा वो इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो कर जाएगा, और फिर इसको हम पॉट में सेटल कर देते हैं, ठीक है। ये जो मीडियम है इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो ऐसे केमिकल हार्मोन होते हैं, हार्मोन जो होते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, जो कि ग्रोथ और सेल्स का डिवीज़न ऐसी चीज़ें करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हार्मोन होते हैं ये, ठीक है। ये प्लांट के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये ह्यूमन खुद इसको बनाता है। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ द टिश्यू कल्चर, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखिए, वी कैन ग्रो प्लांट लाइक बनाना, रोज़, जैस्मिन एक्सेट्रा that have lost their capacity to produce seed। यानी इसमें जैसे कि हमें सीड की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें एक ऐसा पार्ट चाहिए होता है, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट चाहिए होता है, जिससे हम इजीली उसके सेल डिवीज़न करके हम नए प्लांट्स ग्रो कर सकें, ठीक है। तो ये उस केस में ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, ओके। जेनेटिकली सिमिलर मतलब डीएनए उनका सेम होगा, ठीक है। अदर चीज़ें जो होती है जेनेटिकली वो सेम होती है। हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, यानी ऐसे इस तरीके से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसमें जो फ्रूट होते हैं उसमें बीज नहीं होते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है सीडलेस फ्रूट में, जैसे बनाना होता है ना, और भी बहुत सारे फ्रूट होता है जिसमें सीड नहीं होता, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन मतलब
ये चौथे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, देखिए स्पोर जो होता है एक टाइप का प्लांट तो नहीं होता, ठीक है, फंगस कह सकते हैं इसको। तो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए स्पोर्स आर द स्मॉल bulb like structure which are covered by a thick walls. Under the favorable condition they germinate and produce a new organism. देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, ये राइजोपस है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ये एक टाइप का फंगस होता है। ओके, तो होता क्या है, जब एक फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो एक फेवरेबल कंडीशन में जब हवा का झोंका आता है तो ये जितने भी स्पोर्स होते हैं ना, ये सारे हट जाते हैं यहाँ से। हटने के बाद हर एक स्पोर जो होता है एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और बहुत सारे प्लांट्स में भी होता है, बहुत तरीके के कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें भी ऐसे ही होता है। वाइट कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के उस पर वो होते हैं, वाइट कलर के जैसे होते हैं स्पोर्स, वाइट कलर के स्पोर होते हैं उस पर। जब हवा का झोंका आता है तो सारे उड़ जाते हैं उस पर से, और वो हर एक स्पोर होता है, इंडिविजुअल स्पोर, वो एक न्यू वैसे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा एक आखिरी टॉपिक होगा। इसमें हम प्लांट्स को पहले कंसीडर करेंगे और फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करेंगे जो कि ह्यूमन है। ठीक है, तो पहले देखते हैं होता क्या है इसमें, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही ज़्यादातर पूछी जाती है इसमें से। ओके, क्योंकि ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि ये काफ़ी बोरिंग सा लगता है ये चैप्टर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं हम जानते हैं इसमें। ओके, और जो चीज़ें हमें पता होती है वो चीज़ ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो व्हेन द reproduction takes place as a result of the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. gametes दो टाइप्स के gametes जो होते हैं वो जर्मिनेटिंग सेल्स होते हैं, यानी उन्हीं की वजह से न्यू इंडिविजुअल क्रिएट हो पाता है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़, जैसे इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो टिश्यू से बनता है। ठीक है, वो टिश्यू से बनता है या मसल से बनता है। ठीक है, और जो टिश्यू या मसल्स जो होती है वो सेल्स से बनती है, और वो सेल जो होती है वो दो टाइप की सेल्स का कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, और वही जर्मिनेटिंग सेल्स होती है, वो ऐसी सेल होती है जो न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है, मेल और फीमेल सेल्स दोनों अलग अलग होती है इसमें। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें कुछ डेफिनेशंस होती है ना, उसको थोड़ा देखना होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स मतलब होता है जर्मिनेटिंग सेल्स। ओके, एक्चुअली में गैमेट्स जो होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ नहीं हाँ, जर्मिनेटिंग सेल्स को कहते हैं। और हम देखेंगे अभी कि जर्मिनेटिंग सेल्स होते क्या हैं, क्योंकि प्लांट्स में अलग होते हैं, ह्यूमंस में अलग होते हैं। ह्यूमन
रिप्रोडक्शन में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्यूज़न ऑफ सेल होता है, और इसके बाद जो होता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो होता है ना, यानी इसी के वजह से जिसे हम कह सकते हैं ना कि वेरिएशंस क्यों होते हैं, हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग क्यों है दुनिया में, तो वो इसी के वजह से। आज प्लांट्स में इतनी सारी वैरायटी है, तो क्यों है, इसका रीज़न क्या है, वो यही है फ्यूज़न ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी थोड़ा सा वेरिएशन आता है और वो फिर वो फ्यूज़न दोबारा होगा। ठीक है, जैसे एक इंडिविजुअल फ्यूज़न की वजह से क्रिएट हुआ। ठीक है, और फिर उस इंडिविजुअल ने दोबारा फ्यूज़न के प्रोसेस से एक नया इंडिविजुअल क्रिएट किया, तो उस नए इंडिविजुअल में ज़्यादा वेरिएशन होगा देन द जो पहले जो इंडिविजुअल क्रिएट हुआ था उसके मुकाबले। ठीक है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वो ज़्यादा कब होता जाता है, जैसे जैसे न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट होते जाते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में सबसे ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशन आता है। जैसे कि फ्लावर होते हैं ना, फूल जो होते हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो, यानी प्लांट्स में ना जो फ्लावर होता है, फ्लावर मतलब फूल, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और टिपिकल फ्लावर जो होता है वो कंसिस्ट करता है कौन से 4 मेन चीज़ें कंसिस्ट करता है। जैसे वॉल्स घूमे सब भाग होते हैं। ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये जो 2 पार्ट्स होते हैं ना, एंथर और फिलामेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं स्टेमन। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेवी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को कहते हैं पिस्टिल। और पेटल, सेपल, ओव्यूल, ये सब इसमें आप समझ सकते हैं देख के। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्लावर, 2 ही टाइप के होते हैं। देखिए, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। ये बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड यानी सरसों का फूल जो होता है, सरसों के पौधे का फूल। ठीक है, और हिबिस्कस तो ये थोड़ा सा अलग है, ये भी एक प्लांट ही है। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है इसमें आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि यूनि आ गया ना, यूनि का मतलब एक होता है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दिया है आपको। अब चलते हैं इसी टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन किस तरह होता है, देखिए पोलन ग्रेन्स का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, पोलन ट्यूब के थ्रू जनरेट होते हैं। जब ये प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, एंथर में। एंथर कहाँ पे है, एंथर ये रहा। ओके, यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देखिए स्टिग्मा कहाँ है आपका, ये स्टिग्मा है। ओके,
देन सेम फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। फिर उसी फ्लावर में धीरे 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 करते करते एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है पोलन, ठीक है। और स्टिग्मा ऑफ द अनादर फ्लावर, ठीक है, अनादर फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाता है, या तो सेम उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाएगा या तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और ये कैसे होगा? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू, इस तरह ट्रांसफ़र होता है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, क्या जर्मिनेट करेंगे न्यू इंडिविजुअल्स को एंड फॉर्म करेंगे पोलन ट्यूब विच पास थ्रू स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे स्टाइल कहते हैं। और फिर स्टाइल के थ्रू ये कहाँ जाती है? ओव्यूल के पास, ओव्यूल के पास जाती है, ओव्यूल। और ओव्यूल कहाँ होता है? ओव्यूल जो होता है वो ओवेरी के पास, ओवेरी के अंदर होता है। ओवेरी क्या है? ये आउटर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ओव्यूल होता है, ओके। द फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो हमें पता है, लेकिन इसके बाद जो फ्यूज़न के बाद क्या फॉर्म होता है, दोनों सेल्स जब मिल जाते हैं तो एक चीज़ फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं जाइगोट। और ये प्रोड्यूस्ड होता है इनसाइड ओवेरी। ओवेरी कहाँ? जहाँ पे ओव्यूल होता है उसी के अंदर। ओवेरी जो है पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, जहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है। और जाइगोट जो होता है डिवाइड्स होता है टू फॉर्म अ एम्ब्रियो, ठीक है। और ओव्यूल डेवलप अ थिक कोट एंड चेंजेस इनटू द सीड ग्रेजुअली, ठीक है। थिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, थिक कोट मतलब जिसकी वजह से वो जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए एक थिक कोट फॉर्म करता है। कोट मतलब यानी एक मोटा कोट लाइक, यानी एकदम सॉफ्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है ओव्यूल के आसपास, ठीक है। वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, इसीलिए वो इजीली वहाँ पे सेटल होता है, ठीक है। और फिर जब एक फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर ये एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवेरी चेंजेस इनटू फ्रूट। और पूरा जो ओवेरी है, ठीक है, ये जो ओवेरी है ये पूरा एक फ्रूट में चेंज हो जाता है, ओके। और अदर पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के वो फॉल एंड ऑफ हो जाते हैं, यानी फूल हो गए, उनके पत्ते हो गए, ये सारे झड़ जाते हैं, ठीक है, सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सीड जर्मिनेट टू फॉर्म अ प्लांट। और जो सीड होता है वो जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट होता है यानी इस काबिल बन जाता है कि वो एक प्लांट फॉर्म कर सके, ठीक है। जो बीज मिलेगा ना वो उसको अगर हम बो देंगे तो वो प्लांट बन जाएगा अंडर द सूटेबल कंडीशन सच एज एयर, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो हो गया था हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, सॉरी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि है हमारा आखिरी सब टॉपिक, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होगा और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होगा, ओके। तो ज़्यादा बोरिंग ना बने इसके लिए मैं 2-3 लाइन स्किप करूँगा और काफ़ी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो ज़्यादा न्यू होगा, उस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझाऊँगा। देखिए, ह्यूमंस जो होते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, एवरीवन नोस। और यहाँ पे एक डेफिनेशन होता है सेक्सुअल मैचुरेशन, ठीक है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोड्यूस
प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, ठीक है, ओवा इन फीमेल, स्पर्म इन मेल, starts in the body. This period of sexual reproduction, maturation, is called puberty age. ओके, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था जो कोई भी समझ सकता है, ठीक है। और ये एज जो होती है ये होती है 15, 12, ओके, 13 ज़्यादा एप्रोप्रिएट एज होता है, ठीक है। चेंजेस एट द पपर्टी एज, कौन कौन से चेंजेस होते हैं? बहुत सारे चेंजेस होते हैं। थिक हेयर ग्रो इन एपिटस, मतलब अंडर आर्म्स हेयर्स, यानी अंडर आर्म हेयर होता है ना, जेनिशियल हेयर, यानी जहाँ पे जर्म सेल क्रिएट होता है उन एरिया पे हेयर आता है। जर्म सेल का मतलब ये नहीं है कि जो बीमारी फैलाते हैं वो सेल, जो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेटिंग सेल। स्किन बिकम ऑयली, ठीक है, और मे रिजल्ट इन पिंपल्स, ओके। In female, breast size increase and girls begins to menstruate. ओके, थोड़ा सा ये जो शब्द है थोड़ा सा जो है काफ़ी ज़्यादा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ओके, इसका मतलब होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, जर्मिनेटिंग से, यानी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो जिससे कि वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकलता है। म्यूकस हो गया, वेस्ट मटेरियल तो निकलती है, साथ में अदर लिक्विड सब्सटेंसेस निकलते हैं जिससे कि शरीर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो शरीर को, जिससे, ठीक है। तो इस एज में ये सब चीज़ें होती है पॉपर्टी एज पे। और इन बॉयज़ थिक हेयर, वही जो कॉमन है दोनों में वो तो ये था, थिक ग्रो ऑन फेस, वॉइस बिगिंस टू क्रैक, दिस चेंजेस सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस, और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो पॉपर्टी एज पे होते हैं, ठीक है। और ये सब चेंजेस जो होते हैं इससे बहुत ज़्यादा शरीर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मन को एकदम शांत रखना होता है और कुछ नहीं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा शैतान हो जाते हैं इस एज पे, उनका फोकस पावर बहुत लूज़ हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है फोकस, जो कि सही नहीं होता है। फोकस हमें एकदम सही रखना चाहिए, ओके। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है कि मेडिटेशन करना चाहिए हमें, और करना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस एज में। अब चलो कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड अ स्क्रोटम which is present outside the abdominal cavity. Scrotum has a relatively lower temperature. That's why, यही रीज़न है, स्क्रोटम जो होता है ना वो उसको बहुत थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो
तो हेयर द मेल जर्म सेल्स जो होते हैं स्पर्म होता है जो फॉर्म्ड होता है यहाँ पे। टेस्टिस जो होता है वो रिलीज़ करता है मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, और इट्स फंक्शन इज़, इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और ब्रिंग करता है चेंजेस एट पबर्टी एज। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस जो होता है एक पैसेज होता है, ठीक है, यहीं से पास होता है क्या, स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस अप टू द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होता है, नीचे एक इमेज दी होगी, उसमें से इजीली कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये ट्यूब जो होती है इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। ओके, ये कॉमन ट्यूब होती है फॉर यूरिन एंड स्पर्म। अब देखिए फ्रेंड्स, यूरेथ्रा यहाँ पे वो भी समझा रखा है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर both sperm and urine. It is outer covering and is called penis. Associated glands कुछ होते हैं इसमें। एसोसिएटेड ग्लैंड जो होते हैं वो कुछ चीज़ों को अल्टर करते हैं। सेमिनल वेसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड होता है, और सेमिनल वेसल जो होता है वो यहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही ग्लैंड्स होते हैं और ये सीक्रेट करते हैं, कुछ सीक्रेशन करते हैं, उनका नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो भी सीक्रेट करते हैं वो स्पर्म के अंदर जाके ऐड हो जाता है, और दिस फ्लूइड प्रोवाइड अ नरिशमेंट टू द स्पर्म। नरिशमेंट मतलब यानी थोड़ी एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म थोड़ा सा नरिश हो जाता है, थोड़ा सा उसको एनर्जी मिल जाती है मूव करने की। एंड मेक देयर ट्रांसपोर्टेशन ईजिली ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ऑल्सो स्पर्म अलॉन्ग विद सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स फॉर्म अ सेमन, यानी जब ये ग्लैंड्स के सिक्रेशन इससे ऐड हो जाते हैं स्पर्म से, तो ये सेमन इसको कहते हैं। फिर अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें पहला रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है ओवेरी, और फिर उसका दूसरा आएगा ओविडक्ट एंड फ्लोपियन ट्यूब और यूट्रस। चलिए पहला रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं। अ पेयर ऑफ ओवेरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ द ऑब्डोमेन कैविटी। ओके, ये जो ऑब्डोमेन हम कहते हैं ना, तो जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लीवर होता है, स्टमक होता है, ये सब चीज़ें जहाँ पे लोकेटेड होती है ना, उस पूरे सेट को हम कहते हैं ऑब्डोमेन, ठीक है। फीमेल जर्म सेल जो होता है हम उसको एग कहते हैं, और ये प्रोड्यूस्ड होता है यहाँ पे, कहाँ पे, मतलब ओवेरी के अंदर। ओके, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग आर प्रेजेंट इन ओवेरी। एट द onset of the puberty age, some of these eggs start maturing. Okay, one egg is produced every month by one of the ovaries. दो ओवेरीज होते हैं, उनमें से किसी के भी द्वारा प्रोड्यूस हो सकते हैं एग्स। ओविडक्ट एंड फ्लोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं।
receives the eggs produced by the ovary and transferred it where uterus. यूट्रस कहाँ पे है? ये पूरे स्ट्रक्चर को यूट्रस कहते हैं, आउटर स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। यहाँ से प्रोड्यूस होता है यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा। ये है फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, यहाँ से ऐसे यहाँ जाता है। ओके, फर्टिलाइजेशन कितने वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे? देखिए, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस हेयर। ओके, तो ये जो यूट्रस होता है यहाँ, यूट्रस जो होता है यहीं पे फ्यूज़न ऑफ जो दो जर्मिनेटिंग सेल्स होते हैं, स्पर्म और ओवेरी, एग्स, ये दोनों यहीं पे फ्यूज़ करते हैं, यानी मिलते हैं। यूट्रस जो होता है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, बॉडी टेक्स प्लेस। ऑल्सो opens into the vagina through the cervix। ये बॉडी नहीं है, ये बेबी है उसका, ठीक है। यानी जो न्यू इंडिविजुअल है, ह्यूमन इंडिविजुअल है, वो यहीं पे डेवलप होता है। ओके, और जो बेसिकली आइडेंटिकल तो होगा नहीं, सिमिलर होगा, बहुत सारे जो डीएनए होगा वो मैच करेगा। व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड एंड व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज्ड, ये दो केसेस होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, द फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट, एंड इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस, अभी आपने देखा था ये क्या होता है, और डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta, and it provides a large surface। ओके, तो एम्ब्रियो जो होता है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू जिसे हम कहते हैं प्लासेंटा। और ये टिश्यू होती है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड होता है यहाँ पे। द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड द गैस्टेशन पीरियड। और ये जो होता है 9 मंथ का होता है। ओके, और व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड तब क्या होता है? देखिए, समझते इसको 4-5 लाइनों में। द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। सिंपल इंग्लिश है, ठीक है। एंड सपोर्ट द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? जब फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या कहते हैं? जाइगोट, और वो बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ठीक है। और वो डेवलप होकर कहाँ जाता है? यूट्रस पे, ठीक है। तो उसको वो यूट्रस जो होता है थिक होने लग जाता है जिससे कि वो एम्ब्रियो को सपोर्ट कर पाए, यानी एम्ब्रियो को वहाँ पे रखने के लिए वो उसको वहाँ पर रखने के लिए उसके काबिल बन पाया, क्योंकि वो थिक स्ट्रक्चर नहीं होगी तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। When fertilization had not take place, this lining is not needed any longer. The lining breaks and comes out through the vagina. Vagina क्या होता है? देखिए, ये जो एरिया होता है ये वेजाइना होता है। तो यहाँ पे जब थिक यूट्रस एकदम थिक होने जाता है, थिक लाइनिंग डेवलप करने लग जाता है,
और ये थिक लाइनिंग डेवलप क्यों करता है? क्योंकि जब एम्ब्रियो बनता है, यानी जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो जो होता है वो यहाँ पे सेटल हो जाता है। और यहाँ पे सेटल होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो लाइनिंग होती है, ये यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी सी थिक हो। लेकिन होता क्या है, अगर मान लो एम्ब्रियो ये सब ना बने तो ये थिक लाइनिंग जो होती है अपने आप टूटने लग जाती है। ठीक है। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 days एवरी मंथ और कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। ओके, अब कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझने योग्य चीज़ें, कुछ चीज़ें देखिए। रिप्रोडक्शन हेल्थ। रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या है? सॉरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि अ टोटल वेल बीइंग इन अ एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। ओके, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अंदर में क्या आता है? अगर कोई बंदा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग सही है तो उसका फिज़िकल एक्सपेक्ट से भी वो सही है, इमोशनल एक्सपेक्ट से भी सही है, सोशल और बिहेवियर एक्सपेक्ट से भी सही है वो। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हम कोई बंदे को चेक करें कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक्सपेक्ट से सही है कि नहीं है, तो हम ये सब चीज़ें उसमें चेक करते हैं। अब देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बहुत सारी चीज़ होते हैं। मैनी डिसीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियल एंड गोन। बैक्टीरियल डिसीज़ के अंदर आता है गोनरे हुआ, ओके, और स्पाइलिस। ठीक है। और वायरल डिसीज़ के अंदर आते हैं वॉट्स एंड HIV एड्स। ओके। यूज़ ऑफ अ डिवाइस, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। ये कॉन्डोम है, ये प्रिवेंट करते हैं दिस इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। ठीक है, इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रासेप्शन, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। फर्टिलाइजेशन मतलब जर्मिनेटिंग सेल्स का मिलना। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, फिजिकल बैरियर क्रिएट करके कर सकते हैं। टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग्स एंड स्पर्म, इन दोनों को साथ में आने से रोक कर सकते हैं। और ये वाला मेथड तो हमने देख ही लिया था ऊपर। और ये एक सर्विकल कैप होता है और डायफ्राम होता है। ये सर्विकल कैप जो होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है ज़्यादातर देखने में। ओके। और डायफ्राम जो होता है थोड़ा सा जैसे कि हमारे लंग्स का जो डायफ्राम होता है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, वैसे ही होता है। ओके। केमिकल मेथड, यूज़ ऑफ ओरल पिल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता। ठीक है, नहीं, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। दिस चेंजेस हार्मोनल बैलेंस, ओके, ऑफ द बॉडी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। सो डैट द एग्स एंड आर नॉट रिलीज्ड, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। और मैनी हैव साइड इफ़ेक्ट्स, वो होना ज़रूर होता ही है, क्योंकि मेडिसिन है तो साइड इफ़ेक्ट तो हो गए। इंट्रासिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD,
तो इसमें आता है कॉपर की वायरिंग होती है और टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लूप भी कहते हैं इसको, और इसे प्लेस्ड किया जाता है इन द यूट्रस। अभी आपने फिगर में देख रखा है। इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री होते हैं जैसे चाइना हो गया, ठीक है, चाइना का ही नाम पहले आता है मेरे को, तो एग्ज़ाम्पल के लिए वही कंट्री को लेते हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि एक कमरे में कम से कम 15 से 16 लोग रहते हैं, और वो कमरा भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ओके, मुश्किल से 30 गज का प्लॉट होगा, 30 गज का कमरा होगा, 30 स्क्वायर फीट का। तो इतने छोटे कमरे में भी, नॉर्मल कमरे में भी इतने लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्जिकल मेथड जो होता है वो भी है इसमें। In males, vas deferens is blocked to prevent the sperm transfer। इसे हम कहते हैं वासेक्टोमी। और in females, the fallopian tube is blocked to prevent eggs transfer, is called tubectomy। ओके, फीमेल फ्यूटस, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा पाप है। ओके, और मुझे नहीं लगता कि कितने लोग इसके विरुद्ध होंगे। देखिए होता क्या है, इसको समझिए। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वोम इज़ कॉल्ड फीमेल फ्यूटस। और पहले के टाइम पे अंधविश्वासी लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे। उनका मानना था कि लक्ष्मी जो घर में लड़की आती है वो बहुत ज़्यादा वो करती है, मतलब अपशुगनी होती है, यानी ऐसे बहुत सारे मान्यताएं होती थी। कुछ बाबाओं के चक्कर में आके ऐसा काम कर देते थे, है ना। अंधविश्वास की वजह से भी ये काम बहुत ज़्यादा होता था। फीमेल फ्यूटस यानी पेट में एक फीमेल चाइल्ड को मार देना, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। For a healthy society, a balanced sex ratio is needed that can be achieved by educating people to avoid a male practice like a female fetus, जो कि एक गैर कानूनी है, and parental sex determination। और ये पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो एक लीगल ऑफेंस होता है इन आवर कंट्री, सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशो। तो क्या होता है कि ये जो पेट में फीमेल चाइल्ड को मार देना, ये कानूनी अपराध है आज के ज़माने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें नई सीखी होगी, कुछ चीज़ें हमने ऐसी चीज़ सीखी होगी जो हमें पता नहीं थी पहले, और कुछ चीज़ें ऐसी सीखी होगी जो हम पहले से जानते होंगे। हल्का फुल्का बोरिंग चैप्टर रहा होगा ये, ओके, फिर भी पढ़ना तो पड़ता ही है। चलिए फ्रेंड्स, एक न्यू सेशन में मिलते हैं, ओके, एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।